वस्तुओं की नहीं तथ्यों की समग्रता है। वर्ल्ड इज नॉट टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स। तो आप लोग के आईएएस में अगर प्रश्न आए या आप लोग के जीडीसी में प्रश्न आए, आप लोग के अभी एमए वाले उसमें जो प्रीवियस का एग्जाम एमए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है उसमें प्रश्न आए, तो आसानी से आप लोग इसको कर लोगे कि जगत वस्तुओं की नहीं तथ्यों की समग्रता है। अगर हम पेपर सेट करेंगे तो ये प्रश्न देंगे ही, क्योंकि ये प्रश्न हमारे लिए बड़ा फिट है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग लिख दीजिएगा, किताबों से गो थ्रू होके नोट्स वगैरह बना के, और जो अवधारणा आपको बताई जा रही है यह अवधारणा समझाते हुए और सारी चीजों को आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, ये स्टार्टिंग में ही बताया गया आप लोग को। और फिर हमने क्रमिक रूप से पिछले क्लासेस में भी कुछ परिभाषाओं को व्याख्यायित किया था जो विटगेन्स्टीन अपने ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में देते हैं। जैसे जगत को उन्होंने तथ्यों की समग्रता के रूप में यानी टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स के रूप में डिफाइन करके वो चले। इसके बाद वो स्पष्ट करते हैं कि आखिर तथ्य क्या होता है, फैक्ट्स क्या होता है। तो जैसा स्पष्ट हो गया, अभी व्याख्या में ही स्पष्ट हो गया कि उन्होंने फैक्ट्स तथ्य को क्या कहा, वस्तु स्थितियों का होना है। इसको डिफाइन किया। आप लोग अगर लेके नोट्स बैठे और लिख रहे हो क्लास नोट्स को, तो लिख लीजिएगा कि फैक्ट्स को उन्होंने क्या डिफाइन किया, वस्तु स्थितियों का होना, यानी स्टेट ऑफ अफेयर्स का होना। वस्तु स्थिति को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स। तथ्य क्या है, फैक्ट। तो फैक्ट को उन्होंने डिफाइन किया स्टेट ऑफ अफेयर्स के रूप में। तो तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है विटगेन्स्टीन के लिए, स्टेट ऑफ अफेयर्स का होना। और स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है कि वस्तुओं का परस्पर संबंध कैसा है, यानी वस्तुओं की आपसी संरचना, वस्तुओं का आपसी स्ट्रक्चर, इसी को उन्होंने क्या कहा, वस्तु स्थिति का, स्टेट ऑफ अफेयर्स का। इसी के रूप में उन्होंने तथ्य, फैक्ट्स को डिफाइन किया। ठीक है, अब यहाँ वस्तु स्थिति आ गया। फिर वस्तु स्थिति को भी पारिभाषिक रूप से उन्होंने डिफाइन किया ट्रैक्टेटस में, और उन्होंने कहा कि वस्तु स्थिति क्या है, स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, तो उसको उन्होंने कहा विषयों का संघात, इस रूप में डिफाइन किया। लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा कि स्टेट ऑफ अफेयर्स को उन्होंने क्या कहा, विषयों का संघात, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस रूप में उन्होंने किसको डिफाइन किया, वस्तु स्थिति को डिफाइन किया। अब क्या आया आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आया ना, विषय आया, तो विषय को भी उन्होंने डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट को भी उन्होंने डिफाइन किया, और उसे उन्होंने विशेष पर्टिकुलर के रूप में डिफाइन किया कि विषय क्या होते हैं, विशेष होते हैं, पर्टिकुलर्स होते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या विशेष को उन्होंने डिफाइन किया, उसकी डिफिनेशन दी, कोई एग्जांपल दिया? तो बार बार आप लोग को स्पष्ट किया गया है कि विटगेन्स्टीन की ये लिमिटेशन थी, और ट्रैक्टेटस में उन्होंने विशेष को जो है न तो कोई इसकी डेफिनेशन दी और न तो इसे उन्होंने किसी एग्जाम्पल के द्वारा बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तकों में एज इट इज कहा है कि जो ये विषय होते हैं वह विशेष होते हैं, और विशेष क्या होते हैं, सरल होते हैं, सिंपल होते हैं। इनकी कोई निश्चित परिभाषा, निश्चित एग्जाम्पल नहीं दिए जा सकते। लेकिन उन्होंने एक शब्द यूज किया कि ये लॉजिकली हमारे लिए बाइंडिंग होता है, यह तार्किक बाध्यता होती है हमारे लिए कि यदि विशेष पर्टिकुलर है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अब जो लोग भी रसेल को साथ साथ मेरे पढ़ रहे होंगे, और जो लोग नहीं पढ़ पाए और मेरे वीडियोस को बार बार सुन रहे होंगे और नोटिंग कर रहे होंगे, उनको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर एक कंपैरिजन बनता है, क्योंकि रसेल जो है विशेष को डिफाइन कर रहे होते हैं और उसका एग्जाम्पल भी दे रहे होते हैं। ठीक है, और पिछले क्लास में इसकी चर्चा भी की गई थी। तो कोई क्लास में ऐसा व्यक्ति है जो ध्यान पूर्वक इन सारी चीजों को देख रहा है और वह स्पष्ट करने में सक्षम है, हैंड रेस करे, और नहीं तो हम तो कर ही देंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम कर दे रहे हैं। देखिए जो रसेल मनीष कुमार रेस्ड हैं। हाँ मनीष जी बताइए, आप पिछले क्लास में थे। जी सर, यहाँ पे विटगेस्टीन इसको परिभाषित नहीं करते सर, लेकिन रसेल इसको परिभाषित करते हुए दैट एंड दिस का
शब्द का प्रयोग करते हुए यह एक विशेष को रिसेंट करते है हैं सर। के रूप में डिफाइन करते हैं। वेरी गुड, जी ठीक सर। है। और एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, विशेष के लिए, जिसको वो कहते हैं लॉजिकली प्रॉपर नेम। आप लोग को लिखाया गया था लॉजिकली प्रॉपर नेम, इसके रूप में विशेष को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि जो सामान्य प्रॉपर नेम्स होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्रॉपर नेम्स होते हैं, वह एक प्रकार के डिस्क्रिप्शंस होते हैं, विवरण होते हैं, जिससे अलग अलग लोगों के मनों में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन प्रॉपर नेम्स के द्वारा हम विशेष को व्याख्यायित नहीं कर सकते, बल्कि एक विशिष्ट टर्म यूज करते हैं, कहते हैं लॉजिकली प्रॉपर नेम के द्वारा हम विशेष को डिफाइन कर सकते हैं। और एग्जांपल्स के रूप में दिस और दैट, इस तरह के एग्जांपल्स को देते हैं, और इस प्रकार से वह लॉजिकली प्रॉपर नेम के रूप में विशेष को डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन दे रहे हो। तो ये डिफरेंस आप लोग की यूजीसी नेट जेआरएफ और इंटरव्यू के लिए, आप लोग के और एग्जाम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि विटगेंस्टीन में ट्रैक्टेटस में डिफाइन नहीं हो रहा होता है। वो केवल कह रहे होते हैं कि लॉजिकली हमारे लिए बाइंडिंग है कि यदि विशेष है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। ये अत्यंत सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन हम कोई इसका निश्चित उदाहरण या कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं दे सकते। यहां तक आप लोग को स्पष्ट हो गया? हम फिर से सारी चीजों को एक बार दोहरा दे रहे हैं, एक बार फिर से सारी चीजों को हम दोहरा दे रहे हैं, एक एक डेफिनेशन को दोहरा दे रहे हैं। जो लोग ठीक से नहीं लिख पाए, ठीक से नहीं सुन पाए, वह ठीक से सुन लें, ठीक से लिख लें। पुनः मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं, जगत को वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड को क्या कहते हैं, कि वर्ल्ड जो है टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स है। वर्ल्ड को वो कहते हैं कि टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स है। इसकी अवधारणा क्या है, यह स्पष्ट की जा चुकी है कि क्यों वह ऐसा कह रहे हो। इसके बाद जब वो तथ्य फैक्ट्स को डिफाइन करते हैं, तो वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ अफेयर्स का होना ही फैक्ट्स है, वस्तु स्थितियों का होना ही फैक्ट्स है। इस रूप में वह फैक्ट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। यानी और डेफिनेशन पुस्तकों में पढ़ेंगे तो स्पष्ट होता है कि जो है और जो नहीं है वही क्या है, वस्तु स्थिति है। इसलिए वस्तु स्थिति का होना ही क्या है, तथ्य है। यानी स्टेट ऑफ अफेयर्स का होना ही क्या है, तथ्य है, फैक्ट्स है। इस रूप में वो फैक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। स्टेट ऑफ अफेयर्स को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विषयों का संघात कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। विषय यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफाइन किस रूप में करते हैं, विशेष, पर्टिकुलर के रूप में करते हैं। और कहते हैं जो विशेष होता है वह सिंपलेस्ट होता है, सरल होता है। इसकी न तो कोई निश्चित परिभाषा, डेफिनेशन दी जा सकती है, और न ही कोई निश्चित उदाहरण इसका दिया जा सकता है। लेकिन लॉजिकली ये हमारे लिए बाइंडिंग होता है कि यदि विशेष हैं, पर्टिकुलर्स हैं, तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, जिस स्वरूप में भी वे हो। इस रूप में वो सारी चीजों को डिफाइन कर रहे होते हैं। इतनी चीजें तीन चार बार बार आपको रिपीट कर दी गई, और फिर आप लोग वीडियोस दोबारा भी सुनकर इसको सुन लीजिएगा। और हिंदी वाली बीके लाल जिसके पास होगी, उसमें इंग्लिश में भी बहुत सारे कोटेशंस दिए हुए हैं। और हमें नहीं लगता कि हिंदी कुछ ऐसी, बहुत ऐसी चीज है कि आप नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से वो सारी चीजें दी गई हैं और इंग्लिश के साथ दी गई हैं। तो जब तक प्योर इंग्लिश वर्जन आपको नहीं मिलता, आप मदद लेके उससे पढ़ लीजिए, ठीक है, भागिए मत, उससे पढ़ लीजिए, ताकि आपकी अवधारणा, हम तो पहले भी कहे ना कि किसी भी तरह के एग्जाम को निकालने के लिए मैं जितना क्लासरूम में बताता हूँ आप लोग को, 50-60% ही पर्याप्त है। अगर मेरे क्लास में बताई गई चीजों को 50-60-70% आप अपने अवधान में रख लेंगे, तो वह जेआरएफ किसी भी एग्जाम्स को निकालने के लिए सफिशियंट है, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके वो सारी चीजों को करिए, पढ़िए। तो आप लोग को अगर इंग्लिश वर्जन नहीं मिल रहा है तो वेट मत करिए कि मिलेगा तभी पढ़ेंगे। हिंदी वाले से भी जितनी चीजें बताई जा रही हैं उसको एडजस्ट करके आप एक नोटिंग बना लीजिए रफली, ताकि अवधारणाएं आपको समझ में आती रहें। और जब इंग्लिश वाला वर्जन मिल जाएगा तो उसको अपडेट कर लीजिएगा उसके साथ, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोग को बता दी गई जो पिछले क्लास में भी बताई गई थी। 10 मिनट हम और लेंगे
और 10 मिनट में कुछ अवधारणाएं और हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। देखिए इसके बाद ना 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। अभी तो हमने जैसे आरंभिक रूप से ही विटगेन्स्टीन के आप लोग से बताया कि विटगेन्स्टीन में जो ट्रैक्टेटस में इनका लक्ष्य होता है या जो इनकी दार्शनिक अवधारणा प्रस्तुत करने का जो ध्येय होता है विटगेन्स्टीन का, वह यह होता है कि भाषा के माध्यम से जगत को किस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है। यह इनका ध्येय होता है कि हम भाषा के माध्यम से जगत को किस प्रकार व्याख्यायित कर सकते हैं। इस ध्येय को वो लेके ट्रैक्टेटस में आरंभिक रूप से चल रहे होते हैं। तो अब जो अगला बिंदु आएगा ना, वो बिंदु यही होगा जहां पर हम भाषा और जगत यानी तथ्य, फैक्ट्स जो हैं, उनके बीच के संबंध को कैसे स्थापित किया जाएगा, वो स्थापित विटगेन्स्टीन कैसे ट्रैक्टेटस में करते हैं, उसका स्पष्टीकरण होगा। ठीक है, तो वही स्पष्टीकरण यहाँ स्पष्ट होगा और उसी चीज को हम जो है अंडरलाइन करेंगे। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि अब जो है भाषा के माध्यम से जगत को किस प्रकार हम व्याख्यायित करें, किस प्रकार उसका एक्सप्लेनेशन करें जगत का, वर्ल्ड का, उसका जो प्रॉपर अंडरलाइनिंग है वो डिफाइन करते हैं अब आगे विटगेन्स्टीन। और वह तब डिफाइन होता है ना जब इस टॉपिक को वो पकड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट्री प्रोपोजिशन, अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री प्रोपोजिशन और हिंदी में इसको कहते हैं प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति। तो आप लोग जैसे रसल में पढ़े ना, बार बार आ रहा था अणु प्रतिज्ञप्ति, एटॉमिक प्रोपोजिशन आ रहा था ना, अणु प्रतिज्ञप्ति, अणु तथ्य, एटॉमिक फैक्ट्स आ रहा था। तो इसी प्रकार ये यहाँ पर पकड़ते हैं जिसको वो कहते हैं एलिमेंट्री प्रोपोजिशन, प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति। अब वो क्या कह रहे होते हैं विटगेन्स्टीन कि जो हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं, वस्तु स्थितियां होती हैं, उसकी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है? प्रतिज्ञप्तियों के माध्यम से होती है। जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, जैसे हम कहें कि मेरे दाहिनी तरफ जो है पुस्तक रखी हुई है, मेरे बाएं तरफ कलम रखा हुआ है, तो यह जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं वस्तु स्थिति को, यह प्रतिज्ञप्तियों के माध्यम से हो रही है ना, प्रपोजिशंस के माध्यम से हो रही है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो तो कोई प्रतिज्ञप्ति ही है। जब हम ये कह रहे हैं कि मेरे दाहिनी तरफ पुस्तक रखी है, मेरे बाएं तरफ कलम रखी है, तो हम जो अभिव्यक्त कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं? प्रतिज्ञप्तियों के माध्यम से ही वस्तु स्थिति की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो वही विटगेन्स्टीन कह रहे होते हैं कि वस्तु स्थिति जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, जिसको वो डिफाइन कर रहे हैं अभी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के रूप में, उसकी अभिव्यक्ति, उसको जब हम अभिव्यक्त करते हैं भाषा के माध्यम से, तो उसकी अभिव्यक्ति किसमें होती है? प्रपोजिशंस के माध्यम से होती है, प्रतिज्ञप्तियों के माध्यम से होती है। और इन प्रतिज्ञप्तियों में जो सरलतम प्रतिज्ञप्ति होती है, यानी इन प्रपोजिशंस में जो सिंपलेस्ट प्रपोजिशन होता है, उस सिंपलेस्ट प्रपोजिशन को वो क्या कहते हैं? एलिमेंट्री प्रपोजिशन कहते हैं, प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। तो वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि जो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन होता है, जो प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति होती है, वह प्राथमिक एलिमेंट्री इस कारण होती है क्योंकि एलिमेंट्री प्रोपोजिशन के एनालिसिस से, विश्लेषण से हमें फर्दर कोई प्रोपोजिशन प्राप्त नहीं होता। ठीक है, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन एलिमेंट्री इसलिए होती है, प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति प्राथमिक इसलिए होती है क्योंकि एलिमेंट्री प्रोपोजिशन के फर्दर एनालिसिस से हमें कोई प्रतिज्ञप्ति प्रोपोजिशन प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो प्राप्त होता है उसे वे कहते हैं नेम्स, नाम कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों के विश्लेषण से हमें क्या प्राप्त होता है? नाम प्राप्त होता है, नेम्स प्राप्त होता है। और ये नेम्स किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं? ये नेम्स विशेष को इंडिकेट कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रतिज्ञप्तियां किससे संरचित हो रही हैं। जो एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस हैं वो किससे संरचित हो रहा है? नेम से संरचित हो रहा है, नाम से संरचित हो रहा है। और नाम किसको संकेतित कर रहे हैं? किसको इंडिकेट कर रहे हैं? विशेषों को इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको स्पष्ट हो रहा होगा, क्योंकि जब प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति का हम विश्लेषण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? नेम प्राप्त होता है। और नाम किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं? विशेष को इंडिकेट कर रहे होते हैं।
तो इस प्रकार प्रतिज्ञप्ति की एक संरचना बन जाती है कि इसमें क्या होते हैं, नेम्स जो हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रतिज्ञप्तियों में नेम्स जो हैं यानी विशेष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, नेम्स एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और वस्तु स्थिति में क्या होता है, विषयों, वस्तु स्थिति को क्या कहते हैं, वह विषयों का संघात, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु स्थिति में क्या होते हैं, विशेष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि वस्तु स्थिति में जिस प्रकार विशेष एक दूसरे से संबंधित हैं, प्रतिज्ञप्तियों में नाम भी, नेम्स भी उसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो प्रतिज्ञप्ति है वह वस्तु स्थिति को ठीक ठीक प्रकार से डिफाइन कर रही होती है। और यही जो डिफाइन करने का प्रोसेस है, इसी को वो कहते हैं पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग, अर्थ का चित्र सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए हम बोल रहे हैं, तो अवधारणाएं हैं, तो बोलने में क्या है, अवधारणाएं हैं तो अपने माइंड से आप बोलते जाइए, जब चाहिए सोते उठते जब आप कहिए तो ऐसे ही आप बोल दीजिए, उसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ा सा महसूस होगा, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आप लोग पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो क्लियरिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरंभिक रूप से थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे फिर अवधारणाएं बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाती हैं। जैसे हम स्पष्ट हैं, बिल्कुल मेरे माइंड में सारी चीजें स्पष्ट रहती हैं, वैसे धीरे धीरे आप लोग इस पोजीशन को भी प्राप्त कर लोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आप लोग को। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिना डरे बिना रुके। ठीक है, डर के आगे क्या है, जीत है। डरिए मत, बढ़िए। तो अब आप लोग को स्पष्ट हो सर गया ये हाँ मनीष जी, तो आप लोग को सर अब मैं ये कह स्पष्ट रहा हो हूँ, गया। हाँ हाँ ये मनीष जी जो बोलिए। जो ये प्रपोजिशन है सर, उसको एक एग्जाम्पल से अपन कुछ हम अभी बताएं समझा रहे सर। हैं, अभी तो हम छोड़ेंगे नहीं, जी आप सर। लोग को घबराइए मत। और अभी जो नेक्स्ट क्लास चलाएंगे ना, ये सारी चीजें हम देखिए, मेरा कोरम पूरा करना उद्देश्य नहीं है कि बस हम बोल गए तो अब कोरम पूरा हो गया, खत्म हो गया। हम तब तक बताते रहेंगे जब तक हमें फील नहीं हो जाएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए, अभी एग्जाम्पल भी देंगे, इसको दोबारा भी समझाएंगे। और जो अब कल वाली क्लास होगी ना, इसमें ये सारी चीजों की अवधारणाएं पुनः स्पष्ट करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। निश्चिंत रहिए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी। तो अभी जस्ट हमने स्पष्ट कर दिया कि जो प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति होती है, एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस होती है, वो एलिमेंट्री इसलिए होती है कि क्योंकि इसके विश्लेषण से, इसके एनालिसिस से फर्दर कोई प्रोपोजिशन प्राप्त नहीं होती, बल्कि जो प्राप्त होता है उसको वो कहते हैं नाम, नेम। अब नेम को भी डिफाइन कर लीजिए आप लोग, और नेम को बार बार पूछता है आप लोग के नेट जेआरएफ में, कि वो कहते हैं कि नेम जो है, नेम्स जिनसे विशेष को वो इंगित कर रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर्स को, वो कहते हैं कि नेम जो है विश्लेषण के वे बिंदु हैं जहां विश्लेषण रुक जाता है। इसको वो डिफाइन कर रहे होते हैं इस रूप में नेम्स को। नेम जो है विश्लेषण के वे बिंदु होते हैं जहां विश्लेषण रुक जाता है, फर्दर इनका विश्लेषण नहीं होता। यानी नेम जो है वो सरल को इंडिकेट करते हैं। इसीलिए उन्होंने डिफाइन किया था कि विशेष क्या होते हैं, सरल होते हैं, और नेम के माध्यम से ही विशेष को इंडिकेट कर रहे हैं। तो नेम का फर्दर विश्लेषण संभव नहीं होगा, क्योंकि ये सरल को इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, मैथमेटिक्स की तरह है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसलिए वो कहते हैं कि नेम जो होते हैं वो विश्लेषण के वे बिंदु होते हैं जहां विश्लेषण रुक जाता है। इसलिए वो अंग्रेजी वाले छात्रों के लिए कि नेम जो है एनालिसिस के वे पॉइंट्स होते हैं जहां एनालिसिस स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, इनका फर्दर एनालिसिस नहीं हो सकता। इसलिए जो है नाम जो है वह विशेष को इंगित करते हैं, और विशेष क्या होता है, सरल होता है, तो इनका फर्दर विश्लेषण नहीं होता। इसीलिए एक स्पेसिफिक टर्म का यूज करते हैं नाम के लिए विटगेन्स्टीन, जिसको बार बार हमने कहा है, और हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाया भी था एमए थर्ड ईयर सेमेस्टर्स के लिए, उसमें डाला भी था कि प्राथमिक चिन्ह क्या है, व्हाट इज प्रिमिटिव साइंस। ये प्रश्न डाला था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा सेट पेपर नहीं आया था आप लोग के लिए, दूसरा पेपर आ गया था, जो दूसरा वाला पेपर सेट किसी और ने किया था, तो ये प्रश्न आप लोग को नहीं दिखा होगा। तो इसी नेम के लिए वो शब्द यूज करते हैं, पद यूज करते हैं, जिसको वो कहते हैं प्राथमिक चिन्ह, प्रिमिटिव साइंस। ठीक है, प्रिमिटिव साइंस, प्राथमिक चिन्ह। स्पष्ट है कि प्रिमिटिव साइंस
प्राथमिक चिन्ह इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि यह विश्लेषण के वे बिंदु हैं जहां विश्लेषण रुक जाता है, इनका फर्दर विश्लेषण नहीं कर सकते। एनालिसिस के वे पॉइंट्स हैं जहां एनालिसिस स्टॉप हो जाती है, इनका फर्दर हम एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए इसे विटगेंस्टाइन ने प्रिमिटिव साइंस के रूप में डिफाइन किया है। तो आप लोग स्टार्ट